बिहार की जनता के लिए पहले मेरा मैसेज एक क्लियर है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को कभी वोट मत। दारू बंद नहीं है, दारू घर घर मिल रहा है। तो एक तरह स्कैम हो रहा है, पब्लिक के पैसे लूटे जा रहे हैं, दारू मिल भी वही रही है, ब्लैक मेलिंग हो रही है, क्राइम हो रहा है, उसको छुपाने के लिए प्रशासन को पैसा देने पड़ रहे हैं, इसलिए कई जगह हत्याएं हो रही हैं। एक नहीं 1000 इंडस्ट्री बिहार में लगी, और जब हजारों इंडस्ट्री बिहार में लगी तो लोग व्यापार कहाँ से करेंगे बिहार में। एटलीस्ट 10th पास तो लागू होनी चाहिए, 10वीं पास तो आप राजनीति में आ रहे हो, चुनाव लड़ने जा रहे हो, 10वीं पास तो होना था, मैंडेटरी कर देना चाहिए। देखो इनका जो वर्ड था हाफी टिकट बोलते हैं, हाफी टिकट। जो कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया एक दिन पहले और दूसरे दिन टिकट दे दी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मिस्टेक था। ये नहीं कि आप दोनों काम करते हैं कि आप यहाँ पर जो है संसद भवन में आप काम करो, पब्लिक की आवाज़ उठा रहे, जनता से लगा रखो, आप पता लगा बच्चे आपके गंदे गंदे वीडियो डांस के वायरल वीडियो देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमारे देश में हर दूसरे घर में बात हो रही होती है, हर दूसरे मिनट लोग बात कर रहे होते हैं। हाँ, शायद आप में से कुछ लोगों ने सही गेस कर भी लिया है, मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिक्स की। आज हम एक ऐसे इंसान को स्टूडियो में लेकर आए अपने साथ, एक ऐसे व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है। वैसे हमारे देश में बहुत से लोगों का मानना है कि पॉलिटिक्स एक दलदल है और यूथ फेसेस की तो यहाँ ज़्यादा जगह ही नहीं है। दो ये चीज़ आजकल बदल भी रही है, कुछ यंग चेहरे, कुछ यूथ के लोग पॉलिटिक्स में दिखाई देने लग गए हैं, बट ये चीज़ अभी भी बहुत रेयर है। पर जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को झुठला कर दिखाया है। आज हमारे साथ मौजूद है आशीष सिंह राजपूत सर, जो भारत हिंदू परिषद के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी हैं। आज बिहार की राजनीति और दिल्ली में उनके विजन के बारे में जानते हैं सीधा उनसे ही। नमस्कार सर, आज आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी विल पावर, आपकी लाइफ और बिहार की राजनीति के बारे में आपसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी या सुनी है, उन सब के बारे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपके हिसाब से चीज़ें जानना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी ने अपनी नई पार्टी बनाई है, उसका फ्यूचर आप कितना और कैसा देखते हैं बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने पार्टी जो बनाई है जनसुराज, तो बिहार की जनता के लिए पहले मेरा मैसेज एक क्लियर है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को कभी वोट मत करना। प्रशांत किशोर जो हैं एक अच्छे जो है ना, एक कहते हैं ना कि पार्टी के जो है ना वो बता सकते हैं कि कॉन्सेप्ट की हम कैसे करें तो पार्टी आ सकती है, सीटें हम जीत सकते हैं। एक वो पार्टी के लिए जो है ना प्लानिंग कर सकते हैं। एक प्लानर अच्छे हो सकते हैं बट वो राजनेता नहीं अच्छे हैं, और ना वो हो सकते हैं। उन्होंने जनस्वराज जो बनाई है, अभी पता है प्रशांत किशोर की पार्टी का सबसे बड़ा लूपहोल जो मैंने देखा है ना, कि अभी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनस्वराज, उस तरीके से आप कह सकते हो कि स्कैम कर रही है बिहार के अंदर। आप सोचो कि एक जो भी कार्यकर्ता जो चुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी से लड़ना चाहते हैं ना, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप 25,000 रुपये दोगे। किस चीज़ के दोगे? आप अपनी प्रोफाइल भेजोगे कि मैं विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इसके लिए आपको 25,000 रुपये देने हैं। ये तो टिकट बेचने जैसा हो गया। टिकट छोड़ दो, टिकट की बात ही नहीं कर रहा मैं। ये बस ये है कि हमें आपको टिकट देने हैं, तो आप एप्लीकेशन दो हमें कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो 25,000 रुपये एक बंदे से लिए जा रहे हैं। आप टिकट देंगे कि नहीं देंगे पार्टी तय करेगी। तो ये रजिस्ट्रेशन टाइप का अमाउंट हो गया। आप सोच लो कि कम से कम लाखों उस पे एप्लीकेशन आए होंगे, कई लाख। आप सपोज कर लो कि 25,000 एक बंदे से ले रहे हैं, 10 बंदे से लेकर 2.5 लाख हो गए, 100 बंदे से लेकर 25 लाख हो गए, 1000 बंदे के कितने हो गए? 2.5 करोड़ हो गए। बहुत लाख बंदे के मैसिव अमाउंट। आप सोच लो कि करोड़ों का स्कैम हो गया ये बिहार की जनता को, ये युवाओं जो नेता बनना था जिनको, उनको पता ही नहीं है कि करोड़ों का स्कैम उनके साथ हो चुका है। प्रशांत किशोर की पार्टी जो बनी है जनस्वराज, ये मुझे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर में केजरीवाल की झलक दिखती है। आप खुद सोचो ना कि ये जो बात करता है डिक्टेटर की बात करता है, जो अभी इतनी हनक में बात कर रहा है ना कि हम सबको औकात बता देंगे सबको, तो वो इसलिए इतना बोल पा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने उससे कैंपेनिंग कराया है अपना। सारी पॉलिटिकल पार्टी का उसको लूप होल पता है कि किसने क्या झूठ बोला, किसने क्या सच बोले, क्या वादाएं कराएगी, तो इसलिए इतना खुल के बोल पा रहा है वो। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का अगर एनालिसिस नहीं कर चुका होता या पहले प्लानिंग नहीं कर चुका, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो या कांग्रेस हो, किसी पार्टी का भी या जेडीयू का ही कर चुका, तो इसने खुल के बारे उसको पता है कि सबकी कमजोरियां मुझे पता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए खुल के वो मैदान में इसमें खेल रहा है। प्रशांत किशोर की को अगर बिहार की राजनीति में इतनी चिंता थी युवाओं की और उनको राजनीति करनी थी, मैं कहता हूँ प्रशांत किशोर के कम से कम 10 विधायक आजीवन उसको वोट करते, आजीवन उसको वोट करते, और 10 विधायक उसके हमेशा बनते। मैं सिर्फ 10 विधायक की बात कर रहा हूँ। अभी तो उनके मुझे लगता नहीं है कि 1, 2, 4 सीट भी आएंगी प्रशांत किशोर की, क्योंकि मुझे पता है बिहार की राजनीति कैसी है, इनको सीटें तो नहीं आ रही है। ये वोट काटने के काम जरूर अच्छे से कर सकते हैं इस बार।
ठीक है। प्रशांत किशोर की जो पार्टी में मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि इसमें हमें केजरीवाल की झलक दिखती है, क्योंकि ये दिखा कुछ रहे हैं और करेंगे, ये बिजनेसमैन अच्छे हैं, राजनीति नहीं कर सकते ना पब्लिक। ये कह रहे हैं कि बिहार में दारू का था कि इनका स्टेटमेंट मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि बिहार में जिस दिन सरकार में दारू चालू कर देंगे, तो ये नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ भाजपा को भी करना चाहिए, जेडीयू को विचार करना चाहिए इस पर कि भाई इस निर्णय को हम ला सकते हैं। कारण क्या है कि दारू बंद होने के नाम पे जो है चीजें हो रही है, वहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। दारू बंद नहीं है, दारू घर घर मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से स्कैम हो रहा है, पब्लिक के पैसे लूटे जा रहे हैं, दारू मिल भी वही रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्राइम हो रहा है, उसको छुपाने के लिए प्रशासन को पैसा देने पड़ रहे हैं, उसलिए कई जगह हत्याएं हो रही हैं। तो ये उसने ये बात जो बोली है ना, बोला कि पब्लिक चाह तो ये दारू खोलना चाह रही है, और कहीं ना कहीं दारू से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, जो सरकार चलाने में मदद करती है। ये एक ड्रास्टिक स्टेप था ना, ड्रास्टिक स्टेप था ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एलायंस के लिए ये घोषणा करी थी ड्राई स्टेट की, क्योंकि बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ पीने खाने वाले जो लोग हैं ना, मतलब एक गरीब तबके के लोग जो कमा के आते सोते हैं, हाथ थोड़ा पी लिए, रिलैक्स हो गया, वो हो गया, तो वो हर स्टेट में लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो हाँ है, हर स्टेट में लोग रहते हैं, बट ये बंद करके उसको बढ़ावा दिया गया, ना कि कम किया गया। ये सारी चीजें वहाँ करेगी। तो और बातें हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी, तो पार्टी इनकी कुछ खास नहीं करेगी। ये केजरीवाल से भी बड़े नेता हैं, जितने केजरीवाल ने दिल्ली में कांड करे हैं ना, इसी दूनी कांड बिहार में करेंगे। और इनको बिहार की चिंता होती है ना, जितने इनके पास पैसे हैं ना, मैं कहता हूँ एक जिला उठा लेते हैं। इनको राजनीति मैं सिखा रहा हूँ, जबकि इनको राजनीति आती नहीं है, ये प्लानिंग अच्छा कर सकते हैं। एक जिला उठा लेते, एक जिला में कम से कम 8-10 विधानसभा तो होती होंगी, 8-10 विधानसभा हुई। अगर उस जिला में ये अगर अपने पैसे की इनको कमी नहीं है, सब जानता है, ये जग जाहिर है कि इनको पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। तो एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल जो है ना आपका हॉस्पिटल, एक सीबीएसई के स्कूल, एक जो बढ़िया सा एकदम जो है ना, इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करते और पब्लिक को कहते कि प्रशांत किशोर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में इलाज किया जाएगा, मुफ्त में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के गार्जियन, वहाँ के बच्चे जो उसके शिक्षा पाते, जो उसका रोजगार पाते, जो उसमें रोजगार कर रहे होते, जो वहाँ से स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, क्या उनको वोट नहीं करते? वो लाइफ टाइम वोट बनता। और जितने विधायक उनके कैंडिडेट उनके खड़े थे वो निर्दलीय खड़े थे, तभी चुनाव जीत जाते वो। तो इनको सब पता है, लेकिन इनको अपना पैसा नहीं खर्च करना। ये लोग कह रहे हम बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे, तुम क्या करोगे? तुमने समाज सेवा कितनी करी है? प्रशांत किशोर से पर्सनली क्वेश्चन है, तुमने समाज सेवा करी है क्या जिंदगी में कभी? इतने पैसे कमाए, कितने फंड में तुमने कोरोना काल में इतने लोग मरे, कितने लोगों को तुमने राशन पहुंचाया, कितने लोगों को मदद करी तुमने, कितनी चैरिटी करी तुमने? चैरिटी भी अगर करी होगी ना, तो मैं बताता हूँ ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने बराबर में एक जो है ना फंड बना के लिए एनजीओ बनाकर तैयार रखते हैं, फंड कर देते हैं कि मैंने तो एनजीओ को फंड दिया, उन्हीं का एनजीओ होता है। ऐसे बहुत सारे देश में नेता बैठे हैं बता रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर को जो बिहार की राजनीति में लोग बदलाव देखा जा रहा है, बदलाव नहीं, बुलबुला है, गुब्बारा है। प्रशांत किशोर का राजनीतिक कैरियर बिहार में जो है ना अभी है ना कभी बनेगा। प्रशांत किशोर पब्लिक को जो है ना गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, प्रशांत किशोर भी करूंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। वो खुद कहते हैं बिजनेसमैन हूं। अगर बिहार की जनता पे इतना ट्रस्ट था, पार्टी पे इतना ट्रस्ट था, आपको लग रहा था जनस्वराज क्रांतिकारी पार्टी है और बिल्कुल क्रांति ला रही, तो आप चुनाव में खड़े क्यों? सीट पे खड़े होते हैं ना, खड़े होकर अपनी पावर दिखाते हैं। उसको ये पता है कि वो खुद चुनाव हार जाएगा, तो वो ये कहता है कि मैं चुनाव ना हारूं, इसलिए मैंने अपने, देखिए पब्लिक में कहने के लिए चीज होगी ना कि देखो मैं तो चुनाव नहीं हारूंगा, मैं लड़ी नहीं हारूं तो मैं हारूंगा कहां से? अब मैंने लड़वाया, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कि मैं प्लानर हूं, प्लानिंग करूंगा। फंडिंग भी चुनाव में आपको क्या लगता है, जितने कैंडिडेट होंगे, क्या प्रशांत किशोर को पार्टी को फंड नहीं किए होंगे? उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये था पैसा कमाना। तो पॉलिटिकल पार्टी बना के भी पैसा कमा रहा है, वोट काटने के नाम पे भी पैसा कमा रहा है, और हमें एप्लीकेशन दीजिए विधायक आपको बनना है, हम आपको टिकट देंगे, उस पर भी पैसा कमा रहा है, और जो कैंडिडेट होंगे वो भी डोनेशन दी उसमें पैसा कमा रहा है। तो प्रशांत किशोर बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसके अलावा बिहार में कुछ नहीं करा, बिहार को वो कुछ भी नहीं देगा। बिहार में विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है, एनडीए गवर्नमेंट विकास कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज में आती ना, जो आप यूपी में देख रहे हो, बिहार में देख रहे हो विकास, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी दल नहीं करना चाहते उस काम को। तो अगर आप दो टांग पे खड़े हो ना, एक बैसाखी के, तो बैसाखी कभी भी गिर सकती है। तो सरकार की मजबूरियां होती, कुछ पता है कि ये निर्णय लेने पे बिहार का विकास हो सकता है, बट नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि हमें सरकार भी बचानी होती है। तो राजनीति में ये सब चीजें बहुत आम है। लेकिन जो आप बता रहे हो प्रशांत किशोर का कद, और बिहार में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाएगी, वोट काटने का काम कर सकती है। विधायक इनके चुन के जित के नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो प्रशांत किशोर का राजनीतिक में कोई दिलचस्पी नहीं, उनको पैसे कमाने की दिलचस्पी है, जो वो कमा रहे हैं। जी। जब हम समाज की बात कर रहे हैं, बिहार समाज की बात कर रहे हैं, जब बात आती है कि हम शराबबंदी वापस से हटा देंगे, शराबबंदी लगने की वजह से या होने की वजह से बहुत से घरों में ऐसा है जो लोग अपने घरों पे जाके मारपीट करते थे नशे करने के बाद।
वो शायद कुछ हद तक कंट्रोल हुआ हो। जो लोग अभी इलीगली शराब नहीं पा रहे हैं या फिर महंगे दामों में शराब नहीं ले पा रहे हैं, शायद कम हुआ हो। ऐसे में रेवेन्यू के लिए शराब को वापस से स्टार्ट कर देना ये बेटर ऑप्शन है, या बेटर ऑप्शन विपक्ष के लिए या फिर बाकी पार्टीज के लिए या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए भी दूसरा बेटर ऑप्शन क्या ये हो सकता है कि उस चीज़ को ही और अच्छे से इम्प्लाई किया जाए, या फिर जैसा आपने पहले बोला कि ये चीज़ वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लोग कितने भी महंगे दामों में मिले, कितना भी इलीगल तरीके से मिले, वो फिर भी वो चीज़ ढूंढ लेंगे। तो आपका इन तीनों में से कौन सा मत आपको बेटर लग रहा है या आप मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि बिहार में अगर हम लोग कहते हैं क्राइम कम हो गया है दारू बंद होने से, तो मेरा मानना है पूरी तरीके से गलत है। क्राइम बंद नहीं हुआ है, क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम बढ़ गया है। जो लोग पहले इजिली दारू पीते थे, पी पा के जो है थोड़ा बहुत ड्रामे करते सो जाया करते, आज वो दारू पीने के लिए पागल हुए। और पागलपन में अपनी जमीन बेच दे रहा है, कोई अपने बच्चे बीवी के गहने बेच दे रहा है, कोई पैसे बीवी कमा के ला रहा है उसके पैसे छीन ले रहा है, उसकी मार पिटाई कर रहा है क्योंकि उसको दारू पीनी है। और अगर उसकी बीवी अगर 500 कमा के ला रही तो घर में राशन के बजाय दारू लेके आ रहा है, जो उसकी दारू पहले 100-200 में मिल जाया करती थी, अब वो 500 मिल रही है। तो सफर जो लोग है ना कई गुना ज्यादा पहले से ज्यादा कर रहे हैं सफर। तो ये चीज गलत है कि हाँ क्राइम बढ़ा है, क्राइम जो है ना कमा नहीं है, दुगना हो गया है। दूसरी चीज कि अगर हम इसके लिए दारू का जो एक रेवेन्यू होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, इसमें रोजगार भी बहुत होता है, रेवेन्यू भी लोगों को मिलता है। सरकार वो रेवेन्यू का क्या करती है? सरकार विकास में पैसे खर्च करती है ना। तो दारू खुलने से कहीं ना कहीं बिहार का विकास ही होगा। और जहां तक बात है क्राइम करना, तो क्राइम तो अभी बिहार में हो रहा है, दारू जितनी है उसकी दुगनी क्राइम हो रहे हैं। क्राइम को आप प्रशासन से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अभी जो चीजें चल रही है ना इसको आप कैसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्योंकि प्रशासन खुद मिली हुई दारू बेचने में, दारू बेचने में मिली हुई है, दारू बिकवाने मिली हुई, दारू पकड़वाने मिली हुई है। प्रशासन खुद बोलती है दारू लेके जा रहा पकड़ लो, और प्रशासन खुद छुड़वाने के लिए पैसे दे दिए। तो आप सोचो खेल कैसा चल रहा है बिहार में। दारू और बालू ये दो जो सिस्टम है ना, ये पूरा बिहार को बर्बाद कर रहा है। पर्सनली अगर मैं बताऊं, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि हो गए तकरीबन 7-8 महीने पहले मैं बैठा था दिल्ली में, और एक दो मंत्री भी बैठे थे साथ में, सेंट्रल मिनिस्टर थे वो, और एक दो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वगैरह थे। तो सबकी बातें चल रही, बिहार में विकास को लेकर चीज़ें चल रही थी। तो मेरे से ओपिनियन पूछा, मतलब आशीष जी आपका क्या कहना है, बिहार में विकास कैसे हो सकता है? तो मैंने अपने बिहार का जो विकास का एक मॉडल पेश किया ना, अगर ये बिहार की जनता तक पहुंच जाए या बिहार की पब्लिक सुने ना, तो शायद इस बात को एग्री करे कि हाँ आशीष सिंह ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, या नेता भी कहे कि हाँ जो ये कह रहे हैं वो एकदम 100% सही है, ये बिल्कुल गलत कहीं से गलत नहीं। सबसे पहली बात कि मैंने उनको बोला कि बिहार में अगर रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए, युवाओं को पलायन रोकना है और इंडस्ट्री लानी है, तो अगर बीइंग अ सीएम अगर मुझे मौका मिलता है कभी शासन करने का बिहार के अंदर, सबसे पहला जो मैं काम करूंगा ना, वो सबसे पहला शपथ लेने के बाद जो सबसे पहला काम करूंगा, पहले बिहार के प्रशासनिक सेवा की बैठक लूंगा। जितने प्रशासन के लोग होते, आला अधिकारी होंगे, सबकी एक बैठक होगी। बैठक में सबसे पहला जो मेरा प्रश्न होगा कि बैठक में कि आप गाड़ियां कौन सी यूज करते हो प्रशासन, आपके आर्म्स एंड एम्युनिशंस का स्टोर क्या है और कितने लेटेस्ट अपडेट आपके पास अधिकार है, आपके पास इंटेलिजेंस कैसी है, इनको पहले मैं अपग्रेड करूंगा। ये 303 से बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। AK-47 चाहिए सबके हाथ में प्रशासन। ये सड़ी हुई जीप में तेल नहीं है, जीप में ऐसा नहीं है, जीप चल रही है, आपका जो क्राइम करने वाला है स्कॉर्पियो से भाग रहा है, आप जीप से पकड़ लोगे स्कॉर्पियो वालों को? बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। तो मेरा यही मानना है कि पहले प्रशासन को सुधारना पड़ेगा आपको। प्रशासन को सुधारने के लिए प्रशासन को आपको लैस करना पड़ेगा तंत्र से। आप प्रशासन को गाड़ी अच्छी प्रोवाइड कराइए, आर्म्स अच्छे प्रोवाइड कराइए, इंटेलिजेंस के लिए अच्छे गैजेट्स अच्छे प्रोवाइड कराइए। जब तीन चीज जब बिहार में मिलेगा ना प्रशासन के साथ में, और उसके बाद ये तीनों चीज देने के बाद बीइंग अ सीएम प्रशासन के पास सिर्फ एक आदेश होगा, प्रशासन के पास एक आदेश होगा, जीरो टॉलरेंस चाहिए मुझे। आपने जो मांगा हमने आपको दिया, जीरो टॉलरेंस। अगर कहीं क्राइम होता है तो उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे क्राइम में, और दूसरी बैठक होगी हमारे जितने विधायक होंगे, चाहे वो अलायंस के विधायक हो किसी भी, कि भाई किसी भी अपराधी को अगर आप लोगों ने शरण दिया है या आप लोगों ने सह दे रखा है तो अपने हाथ खींच लो, क्योंकि सबसे पहला कार्रवाई मैं उस पर ही करूंगा जो सह दे रहा होगा। प्रशासन को पूरी छूट दे जाओ कि पहले तो एक लिस्ट निकालिए प्रदेश के अंदर कितने बड़े बड़े माफिया हैं, कितने गैंगस्टर हैं जिनको आपने छोड़ रखा है पब्लिक को लूटने के लिए, गुंडाई करने के लिए, हफ्ता वसूलने के लिए। पहले इन पे कार्रवाई, धुआंधार कार्रवाई करो, और इतनी कार्रवाई करो पहले तो कम से कम हजारों एनकाउंटर कर डालो बिहार के अंदर। जब ये मरेंगे ना, जब क्रिमिनल्स का एनकाउंटर्स होंगे ना, जब क्रिमिनल्स माफियाओं में भय व्याप्त होगा कि अब सरकार उस लेवल की नहीं रही। योगी जी ने क्या किया था? योगी जी ने कुछ खास नहीं किया। आप पब्लिक अगर सोचेगी तो सोच सकती है योगी जी ने कुछ खास नहीं किया। योगी जी ने सिर्फ एक चीज को पकड़ा, प्रशासन को मजबूत करो। उन्होंने प्रशासन के हाथ खोल दिए, प्लस प्रशासन के साथ प्रोवाइड इंटेलिजेंस प्रोवाइड अच्छी करा दी, गाड़ियां अच्छी प्रोवाइड करी, आर्म्स एम्युनिशन अच्छे प्रोवाइड कर दिए। प्रशासन को आप फ्री हैंड है, मुझे एक भी यहाँ पे चोर नहीं दिखना चाहिए। जब प्रशासन को आप सारी चीज प्रोवाइड करोगे
और नेताओं को कहो कि नेता फोन नहीं करेगा और कहीं चोरी में कोई पकड़ा गया और डकैती में कोई पकड़ा गया, फोन नहीं करोगे छुड़ाने के लिए। जब ये 2 चीज कंट्रोल कर दिया आपने, तो आपने तो लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मेंटेन बढ़िया तरीके से मजबूत दे दिया ना। अब वो खुल के खेलेंगे। जब एनकाउंटर जब माफियाओं के साथ जब उनके गुर्गों की हुआ करेंगे ना, जब संरक्षक उनके भी हुआ करेंगे, तो कहीं ना पूरा बिहार प्रदेश में एक माहौल बनेगा जैसे योगी जी ने बनाया था कि अब भय मुक्त बिहार। जब भय मुक्त बिहार का होगा ना, तो जो बड़े बड़े व्यापारी जो है, उद्योगपति, इंडस्ट्री, वहाँ इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाना चाहते, क्यों नहीं इंडस्ट्रीज वहाँ आती है? क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इंडस्ट्रीज की बात होगी, पहले वहाँ का लोकल नेता का फोन जाएगा, भाई इतना करोड़ हमको चाहिए। गुंडा का फोन जाके वो तो ले लीजिए, अब हम भी हैं यहाँ पे, हमको भी दो 50 लाख रुपया। तो जब ये चीजें खत्म, जिस दिन बिहार में, जिस दिन इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़ी बड़ी कंपनी को, सीईओ को ये लगा ना कि बिहार अब एकदम धुआंधार खुला मैदान है, पूरा सरकार में पूरी सुरक्षा दे रही है, एक नहीं 1000 इंडस्ट्री बिहार में अंदर लगेगी। और जब हजारों इंडस्ट्री बिहार में लगेंगी तो लोग व्यापार कहाँ खोजेंगे? बिहार में मिलेगा। कंपनीज आईटी से लेकर सारी कंपनीज बिहार में होंगी, तो लोग बाहर कमाने क्यों जाएंगे? लोग पलायन करने गुजरात, मुंबई, कलकत्ता क्यों निकलेंगे? बिहार क्यों नहीं रहेंगे? तो रोजगार से कहना कि प्रशासन से होकर ही रोजगार, व्यापार सबका रास्ता निकलता है। अगर ये चीज आपने दुरुस्त कर दिया तो बिहार में ना पलायन होगा, ना कोई बेरोजगार होगा, नौकरियां भी आएंगी, कंपनियां आएंगी। अभी उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, बिहार ने सरकार ने क्या सरकारी नौकरियां बांटी है लोगों को? नहीं, इतनी कंपनियां आ गई, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही, लोगों को रोजगार वैसे इतना सारा मिला हुआ है। तो हमें रोजगार देना है ना, ये कहा कि सरकारी रोजगार देना है। तो जुमले लोग कहने के लिए बहुत सारी बातें, इतने रोजगार देंगे, बट पॉसिबिलिटी यही है, चाहे वो कोई भी सरकार कर सकती है, तो इसी माध्यम से कर सकती है कि पहले पुलिस प्रशासन को मजबूत करिए, आर्म्स, एम्युनिशंस और इंटेलिजेंस से। ये 3 चीज करिए, प्रशासन को पूरी छूट कि अगर आपने पब्लिक के साथ गलत किया तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। नेताओं को धमका के कि अगर तुमने किसी गुंडा को सह दिया, माफियाओं को सह दिया, तुम पे कार्रवाई होगी धुआंधार वाली। ये 2 चीज जिस दिन बिहार में हो गया ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि यूपी को बहुत जल्दी बिहार पिछाड़ देगा, बहुत तेजी से, क्योंकि बिहार में मेहनती लेबर बहुत है, लोग मेहनत करने वाले बहुत हैं। तो ये सारी चीजें अगर हो गई तो बिहार में ये हो सकता है। हमसे जब पूछा गया था, मैंने अपनी राय रखी थी और सब लोगों ने तालियां बजाई थी कि इतना ये आपकी सोच है। मैंने पूरा प्लान ही बना के रखा। मैंने बोला कि मेरे को मौका मिला मैं यही करूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ कि मैं ये लाऊंगा वो लाऊंगा। मुझे एक बार मौका मिला ना, जैसे योगी जी को मौका मिला था, पहले डायरेक्ट सत्ता में बिठाया गया था, मौका मिला ना कि हाथ में कि आपके पास सरकार है, चलाओ जैसे चलाना है। मुझे जिस दिन मिल गया ना, मैं बिहार को 5 साल में ऐसा बना दूंगा ना कि मैं 5 साल के बाद बिहार के किसी भी घर में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। जनता ना वोट देगी आंख बंद करके कि सरकार ऐसी चाहिए। तो आप काम करो ना, मैं कहता हूँ पब्लिक के लिए अगर आप काम करोगे ना, पब्लिक को काम से प्यार है। अगर आप पब्लिक का काम कर रहे हो ना, आप खुद देख रहे हो कि नाली टूटी है, कंप्लेन पब्लिक के लेके आ रही है, क्या नेताजी को क्षेत्र में नहीं पता रहता कि कंप्लेन नाली टूटी है, नाले टूटे हैं, सड़क टूटी हुई है, सब पता होता है। उनको मटरगस्ती करनी होती, काम तो करना नहीं होता। आप पब्लिक के लिए काम इतना कर दो ना कि वोट मांगने का समय आप घर घर ना वोट दे दीजिए, तभी करा देंगे। ये बोलने के लिए होती है, तो काम देख के पब्लिक कहेंगे यार हम क्या बोलेंगे, ये तो सारा काम करा के बैठे हैं, घर घर जाके बैठे हैं, हर काम करा के बैठे हैं। जो पब्लिक सोचती है कि ये काम होता है, पहले नेताजी करा के बैठे, तो पब्लिक उस नेता को 35 साल के 50 साल तक शासन सत्ता में लाके बैठी रहेगी। पब्लिक को सिर्फ काम चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा रोजगार दो, पब्लिक आपको आजीवन वोट करेगी। 2 पॉइंट है, सुरक्षा रोजगार। स्वास्थ्य सेवाएं भी तभी ठीक होगी ना जब हॉस्पिटल्स खुलेंगे। मल्टी लोग कहेंगे स्वास्थ्य कैसे, अरे अब जो हॉस्पिटल बड़े बड़े खुलेंगे वहाँ डॉक्टर ही किडनैप हो जाते हैं, हॉस्पिटल का मालिक को भी उठा लिया जाता है, तो कैसे अच्छे हॉस्पिटल खोलेंगे? एजुकेशन सीबीएसई के बड़े बड़े स्कूल खोलने के लिए अगर आप खोलोगे, पहले गुंडा का स्कूल खोलना लाओ 50 लाख रुपया, कैसी चीजें मैं कह रहा हूँ, सब चीज जुड़ा रास्ता जो है बिहार का 2 चीज से जुड़ा है, प्रशासन, शासन और प्रशासन अगर मजबूत कर दिया, गुंडा माफिया का सवाल कर दिया, बिहार 5 साल में ऐसा होगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं सोचा होगा। बिहार में बहुत कुछ है करने के लिए, तो ये बिहार के प्रति मेरी यही सोच थी जो मैंने उनसे साझा करी। आपने बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड आंसर दिया है। एक्चुअली ये ऑडियंस में भी जो लोग आपका ये आंसर सुनेंगे उन्हें भी ये बात लगेगी कि बहुत ही सिंपल तरीके में आपने बता दिया, जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं देश में होती है कि बिहार के जो लोग हैं, कभी बैंगलोर में लोग होते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं कि अभी जैसे छठ महापर्व है, इसके लिए शायद बैंगलोर का कोई एक वीडियो परसों में देख रही थी कि वहाँ पे तालाब बंद कर दिया गया कि वहाँ पे आप पूजा नहीं कर सकते, पोल्यूशन होगा। शायद ये महाराष्ट्र का वीडियो था, सॉरी। बैंगलोर में भी ऐसे आए दिन मामले आते हैं कि बिहारी लोग आके हमारा रोजगार खा रहे हैं, नहीं यहाँ नहीं आना चाहिए, आना है तो हमारी भाषा बोलनी है। ये सारी बातें आए दिन होती है, और ये केवल बैंगलोर या फिर महाराष्ट्र की बात नहीं है, बहुत से और स्टेट्स और सिटीज में भी ये बात होती है। तो अगर बिहार के लोगों को वहीं पे रोजगार मिलेगा, सारी चीजें सही होंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पहुंचेंगी, तो शायद बेसिक समस्या ही खत्म हो जाएगी, लोगों को बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स उसके बाद होती है वो होंगी। थैंक यू सर, ये आपने बहुत ही डिटेल में हमें ये चीज़ बताई। इससे आगे बढ़ते हुए बिहार के इलेक्शंस की हम जो बात कर रहे थे उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक और सवाल है सर, कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है जो सम्राट चौधरी जी, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें कंट्रोवर्सी में रही हैं,
कि उनकी जो एजुकेशन है, जो उन्होंने बताई है, वो शायद रियल नहीं है या वो पढ़े लिखे नहीं है। ऐसी बातें लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सुनने में आती रही है। अब इसके लिए पहले, क्योंकि वो पहले दूसरी पार्टी में थे, तो बीजेपी या और पार्टीज इसके विपक्ष में नहीं है, इसके ऑपोजिशन में नहीं है कि ये चीज़ सही नहीं है, कि मतलब पढ़ाई होनी चाहिए या ये सारी चीज़ें। अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो ऐसे में क्या ये बात हिपोक्रेसी की ओर जाती है कि बीजेपी के ही कुछ नेता या फिर लोग पहले उन्हीं चीजों को नकारते थे और अब उनको ही अपनी पार्टी में ले लिया? तो ये चीज कहाँ तक सही है कि कल तक, और ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा हमेशा देखने को मिलता है, स्पेशली पॉलिटिक्स में चीज बहुत आम है कि कल तक आप जिसकी बुराई कर रहे थे, आज वो आपकी पार्टी में आ गया। तो ये आम जनता को ऐसा लगता है कि शायद हिपोक्रेसी है, या फिर ये तो ऐसा हो गया कि कल आप उनकी बुराई कर रहे थे, आज आपको फायदा दिख रहा है तो आपने उनको अपने पास रख लिया। एज अ पर्सन जो उस सिस्टम के अंदर है, आप हमें बताइए कि ये चीज का सच एक्चुअली क्या है? देखिए, एजुकेशन के सम्राट चौधरी एजुकेशन में जो बारह सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब जितने आला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो भी मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनका भी रिप्लाई ये होना चाहिए। कभी ऐसा हो तो भाई, अगर जो आपने पढ़ाई करी है पब्लिक के बीच में रख सकते हैं। अगर मैंने जो सर्टिफिकेट का, इतने पब्लिक पूछती है, आप एक बार सार्वजनिक कर दो कि ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, ये रहा मेरा रोल नंबर, या इस एजुकेशन बोर्ड से मैंने एजुकेशन करी है, पास आउट हुआ हूँ। आप पता कर लो ना, गूगल पे डालो, रोल नंबर डालो एजुकेशन बोर्ड का, आप देख लो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। तो सिंपल तरीके से एक चीज़ों को हम जवाब दे सकते हैं। उसको ये बताना कि हम कितना पढ़े हैं, हम लिखे हैं, आप इतना मत खींचिए। आप एविडेंस लेके, कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एजुकेटेड हो तो प्रमाण दे दो ना कि मैं एजुकेटेड हूँ। तो आप अगर ये चीज़ कहते हो कि हम पढ़ें, 8वां ही पढ़ें, तो बुराई ये नहीं कि पढ़ें, आप समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर एजुकेशन पे क्वेश्चन उठ रहा है, आपका कार्यशैली अच्छा है, आप समाज के लिए अच्छा योगदान दे रहे हो, आप राजनीति में अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप समाज सेवा अच्छा कर रहे हैं कि पब्लिक आपको जिता के लाती है या आप जीत के आते हो, ठीक है, राजनीति करने के लिए। बट अगर एजुकेशन पे सवाल उठा है, बीइंग अ पर्सन मुझसे कोई सवाल पूछता है कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, तो मैं बोलूँ कि भाई मैं 12th हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, मैं यहाँ से इस बोर्ड से यहाँ पास आउट हूँ, मैंने जो है ग्रेजुएशन यहाँ से करा है, तो ये कहेंगे कैसे करा है, उसके पूरे प्रॉपर एविडेंस है ना। आप पता कर लो क्या चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो। मैं तो ये पब्लिक को ही, आप क्या देखना चाहते हो, सर्टिफिकेट देना, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। आप चाहते हो रोल नंबर बता दूँ मैं आपको, आप गूगल करो, बैठे रहेंगे पब्लिक में लोग, मैंने कहा गूगल करो, आप एजुकेशन बोर्ड खोलो, मेरा रोल नंबर डाल के चेक कर लो, आप पास आउट हो नहीं पास आउट हो, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए, ना कि इतनी कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ दे दिया वहाँ दे दिया, बताने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही दूसरी पार्टी से आने का, तो ये हर पार्टी वालों के साथ ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एजुकेशन की कुछ जो है ना मापदंड होने चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 10th पास तो वो बंदा हो, सर्टिफिकेट लेके नहीं, जुगाड़ से सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। मैंने कहा एटलीस्ट इतना तो हो कि उसको एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है, या पब्लिक की सुननी समस्या सुनने के लिए लिखने पढ़ने की जो चीज़ें आनी चाहिए, एटलीस्ट 10th पास तो लागू होना चाहिए। 10वीं पास तो आप राजनीति में आ रहे हो, चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो 10वीं पास तो होना आपका मैंडेटरी कर देना चाहिए। क्योंकि पब्लिक उसको कहते हैं ना कि फॉलोअर्स नेता को मानते कि भाई नेताजी के जैसे बनना है, तो नेताजी बनने के लिए एजुकेशन भी बनाओ ना। आप जो बोलते हो आप सब लोग सुनते, आप देखो इनका जो एक वर्ड था हाफ ही डेफिट बोलते हैं वो, हाफ ही डेफिट। तो आपके वर्ड्स को ट्रोल्स कर रही, यूथ कर रही ट्रोल्स। क्यों कर रही ट्रोल्स? क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी होती ना तो आप हाफ ही डेफिट बोलते, ना कि हाफ ही डेफिट बोलते। तो ट्रोल्स करने का मौका आपने खुद दिया ना उनको। तो आपको जवाब पब्लिक इसलिए दे रही है क्योंकि आपको पता है कि एजुकेटेड हो तो हाफ ही डेफिट बोलते, ना कि हाफ ही डेफिट बोलते। तो एजुकेशन का जो चीज़ है आप रखिए। अगर आप नहीं पढ़ लिखे वो भी बोलिए, आप राजनीति करें, हो सकता है पब्लिक आपसे इतना प्यार करती होगी कि उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी सेवा से उसको फर्क पड़ रहा है, आप सेवा अच्छा कर रहे हो, तो आप रख दो कि भाई मैं नहीं पास हूँ, मैं 6ठी पास हूँ। इस चीज़ को आप सामने रख सकते हो, मैं 6ठी से स्कूल गया नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ थी। और कंट्रोवर्सी की दूसरी पार्टी से आकर देखिए, राजनीति में ना सब दल बदल एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं, उसकी पार्टी में रहते तो उसका आलोचना करते हैं, भाई उसमें जाते विरोध करना शुरू करते हैं, हमारे में आ गया तो अच्छा, ये हर पार्टी का है। अभी ये कंट्रोवर्सी आपके बिहार में चल रही, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैथिली ठाकुर को लेके, जो कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया एक दिन पहले और दूसरे दिन टिकट दे दिया गया। तो मेरे नज़रिए से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मिस्टेक था। एक जो है ना कह सकते हैं कि वहाँ की जो नेतृत्व है, जिले की जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए एक सेटबैक था। क्योंकि जो कार्यकर्ता कई साल काम कर रहा हो, जिसको उम्मीद हो कि मुझे टिकट मिलेगा, और आपने उठाया और एक उठा के लॉन्च किया और कल उसको पार्टी ज्वाइन करा टिकट दे, तो ये कहीं ना कहीं हताहत होंगे ऐसे कार्यकर्ता। और ऐसे चुनाव पे अगर आप सीट हार रहे हो ना, तो आपको हारनी चाहिए ऐसी सीट। क्योंकि आप सोचो ना कि मैं कहता हूँ जो भी सिंगर आर्टिस्ट हैं, इनको आप प्रोत्साहन दो, इनको आप सम्मानित करो, क्योंकि उनका काम अच्छा है, आपको अच्छा लगा। लेकिन राजनीति सबका एक अलग विषय होता है। आईपीएस का काम आईपीएस कर सकता है, आईएएस का काम आईएएस कर सकता है, जिसका जो काम वही करेगा। तो नेतागिरी में आज वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आपने उठाया कि पॉपुलरिटी अच्छी, चलो पॉपुलरिटी से पब्लिक वोट नहीं करती है, पब्लिक वोट करती है काम से। कितना इन्होंने काम दिया, समाज को कितना वक्त दिया, समाज सेवा का। उसको मैथिली ठाकुर को समाज सेवा का क्या आइडिया, क्या अनुभव है? उसने समाज को 5 दिन नहीं दिए, उसको ये नहीं पता कि समाज में क्या सुनना होता है, कैसी समस्याएं होती, किसके यहाँ कुछ घटना घट गई, कैसे हमें रिएक्ट करना होता, कैसे जाना होता। उसको अभी देखो ना मंच पे, जब देखो वो कैसे रिएक्ट कर रही है।
विधायक, आपका जो विधायक क्या होता है, विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे कई सारे आपके प्रमुख होंगे, आपके जो है प्रधान होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, तो उनसे आप कैसे समझ, आपको यही पता नहीं कि हमें कैसे जो चांसेस को कैसे मैनेज करना है, पब्लिक के साथ कैसा ट्रीट करना है। तो आप जो है ना कहीं देखिए ये जो कंट्रोवर्सी आज चल रही है ना कि नचनिया गवैया को आप टिकट देते हो, तो ये कंट्रोवर्सी का मैं समर्थन करता हूँ कि हाँ, टिकट ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आप पब्लिसिटी, आप पब्लिक देख के टिकट मत दो, क्योंकि आप देखो बीइंग अ सांसद, मैं एक उसकी बात करता हूँ स्वाभिमान की, आप सांसद हो, सपोज करो आप सांसद हो, आप डांसर भी हो, तो सांसद हो तो कहीं कि आप लोकसभा की गरिमा आपसे जुड़ चुकी है, आप एक गणमान्य सांसद हो कि पब्लिक के लिए आप माननीय बन चुके हो। अब माननीय जाके अश्लील गाने पर ठुमके लगाएंगे तो पब्लिक में कैसा मैसेज जाएगा? तो ये चीज़ें या तो फिर जब शर्त होनी चाहिए कि आप राजनीति में आ रहे हो तो आपने ये चीज़ आपको छोड़नी होगी, तब आप राजनीति में आइए। ये नहीं कि आप दोनों काम करते हैं कि आप यहाँ पर जो है संसद भवन में आप काम करो, पब्लिक की आवाज़ उठा रहे हो, जनता से लगा रखो, आप पता लगा बच्चे आपके गंदे गंदे वीडियो, डांस के वायरल वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में बच्चों का क्या सिस्टम जाएगा, बच्चे क्या सोचेंगे आपके बारे में? तो आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। हाँ, हम यहाँ तक थे, बट हमने राजनीति के बाद हमने इस चीज़ को छोड़ दिया। तो ये कुछ नियम जो है ना, राजनीति के लिए भी कुछ नियम तय करने चाहिए, कुछ एजुकेशन की डेडलाइन होनी चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। इससे एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, बट जैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया पे हर दिन इक्वालिटी की बातें होती हैं, जो आपने भी बात कही कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं जी और पॉलिटिक्स पे आप आते हैं तो अपना पुराना काम छोड़ कर आए, क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग अ पॉलिटिशियन वो बहुत बड़ी, और नॉट जस्ट पॉलिटिशियन, आप एक मंत्री बन रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्या ये केवल फीमेल्स के ऊपर ही लागू होता है या फिर ये मेल्स? क्योंकि बहुत से, जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं, मैं मेल्स फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे वही आपके लिए मेरा है कि आर्टिस्ट कोई भी हो, चाहे वो किसी फील्ड में, IAS आता है तो VRS लेके नौकरी आता है ना, बक्सर से चुनाव लड़े, आनंद मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, IPS का नौकरी VRS छोड़ के वो नौकरी रिजाइन करके आया ना चुनाव लड़ने, तो अपना उन्होंने चीज़ छोड़ा है ना। अब ये थोड़े कि मैं वर्दी पहनूंगा, मैं संसद बनूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये किसी महिला और पुरुष का उसके लिए नहीं, मेरा वो है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आप अपने प्रोफेशन को, हाँ आप अगर या तो अच्छे प्रोफेशन में, देखो मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ, क्योंकि कहीं कि आज भी हमारे समाज में ना ये डांस नृत्य को थोड़ा सा आप देखो, इस चीज़ को आप गलत मत लेना कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इसमें लिया जाता है अश्लीलता, अश्लील गाने। एक लोक गायिका शारदा सिन्हा भी थी, एक लोक गायिका लता मंगेशकर भी हैं। तो ऐसे लोग राजनीति में, जब यही राजनीति में करें तो इनको देख के लोग कुछ सीख सकते हैं कि इन्होंने अच्छे काम करें, इनकी कभी अश्लीलता नहीं देखी गई है। तो प्रेजेंटेशन जो दिमाग में इंसान का बनता है ना, वो अच्छा होना चाहिए। अब ये है कि हम देख रहे हैं कोई अश्लील गाने पर डांस कर रहे हैं, वो आप सांसद बना दिया। अब मानिए जो उनको ये नहीं पता है कि चीज़ें कैसे बात करनी है, उनके रीच चल रहे हैं, अभी आप सांसद का काम छोड़ के वो सूट पढ़ने बैठे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ मापदंड होने चाहिए राजनीति में। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि वैसे तो पहले के टाइम से ही पॉलिटिक्स को एक ओल्ड मैन्स गेम माना जाता था, बट आजकल युवा चेहरों की बात हो रही है, और बिहार में भी कई सारे युवा चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से 2 चेहरे हैं जो काफ़ी, जिनकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। इनमें से आप किसको ज़्यादा आगे देखते हैं या किसका फ्यूचर देखते हैं बिहार में? देखिए मेरा पर्सनली मानना है कि बिहार में CM फेस के लिए दोनों चेहरे जो है ना वो सही नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों चेहरे अभी जो है ना अभी उस लेवल पे नहीं है कि इनको CM बना दिया जाए और ये CM के लेवल पे पहुंच के काम कर सकते हैं। बिहार की राजनीति थोड़ी सी ना डिफरेंट है। बिहार की राजनीति ये देखी जाती है कि एक इनको देखिए, बिहार में बिना अलायंस के कोई पार्टी सत्ता में आती नहीं है, तो अलायंस इनको जो है करना ही पड़ता है। NDA जो है छोटे मोटे 4-5 पार्टियों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी NDA अलायंस करती है, उधर RJD भी छोटी छोटी कांग्रेस और छोटी मोटी पार्टी मिला के जो है अलायंस करती है। तो इनको ये पता है कि चेहरा बनाना है एक, तो कहने के चेहरा ये 2-3 चीज़ों को सोच के बनाते हैं। एक तो बिहार की कम्युनिटी जो है तेजस्वी को इसलिए चेहरा बनाया गया है क्योंकि ये यादव फैक्टर है। दूसरा चीज़ मुस्लिम वोट इसको मिलता है। तीसरा चीज़ कांग्रेस को पता है कि हिंदू में वोट करेगा नहीं, तो कांग्रेस जो मुसलमान की काट करता है, मतलब कांग्रेस ऐसे काम करता है कि हिंदू तो हमें वोट करने से रहा, उसको पता है कि हिंदू में वोट नहीं करता, तो मुसलमानों की फर्क की बातें करता है कि अपोज हिंदू जाए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सोचते हैं कि अगर हम दो चीज़ मैं सपोर्ट करो कि यहाँ पर जो हमारे सपोज के साथ के पार्टनर्स हैं, अगर 5 सीट ये लाए, 5 सीट ये लाए, 5 सीट ये लाता है और मेरी 50 सीट आ गई, तो 5 मिला के 15 मिला के ऐसे 65 मिला के हम सरकार में आ जाते हैं। तो एक चेहरा बड़ा किसका होना, चेहरा किसका दिया था, चेहरा उसी का दिया था जिसकी पार्टी में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसका पार्टी का नाम बड़ा होता है, जिसके पार्टी की फैन फॉलोइंग कार्यकर्ता बहुत होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि RJD पार्टी का अभी वहाँ पे ठीक ठाक जनाधार है, अभी तक की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी को चेहरा बनाना इसलिए मुझे पता कि कांग्रेस का जनाधार वहाँ पे नहीं है। कांग्रेस अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना तो मुझे लगता है कि 2 भी सीट नहीं ला पाएगी। जहाँ तक बात करता है आपकी इसके साथ ही साहनी की, साहनी को ये पता है कि मेरे जो साहनी वोटर्स हैं ना, उतने वोट से मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, मेरा एक भी सीट नहीं निकल पाएगा। तो उसको पता है कि साहनी वोट यहाँ पे इतने हैं
और यादव वोट भी यहाँ पे इतने हैं, मुस्लिम इतने, तो मुसलमान का नेता बना है कांग्रेस, जितने यादव के वोट बने तेजस्वी यादव, और जो शाहनी का नेता वो खुद है। तो उसको पता है कि तीनों मिला के हम तीनों पार्टी अलायंस करेंगे तो तीनों का समीकरण मिलेगा और हमारी सीट यहाँ से निकल जाएगी। तो फेज उसको इसलिए फेस बनाना था तेजस्वी यादव को, उसको पता था कि सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, सबसे ज़्यादा सीटें भी इसकी आई हैं और अभी तक विधानसभा में उसकी सीटें हैं, इतने एमएलए इसके पास हैं, तो हमें इसको चेहरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि चेहरा फोर्सफुली बनाया गया। जहाँ तक बता रहे युवा की बात करते हैं तो युवा कहने के लिए राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहते हैं, अखिलेश यादव भी अपने आप को युवा कहते हैं। आप सोचो कि 10-5 साल में उन लोगों का जो 60 साल कवर हो जाए, 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, तो वो युवा कहाँ है? युवा मतलब कि 25, 30, 35 के बीच में जो बने हैं वो आप कहो युवा, तो आप उसकी बात कर सकते हो। जहाँ तक बात रही चिराग पासवान की, तो चिराग की पार्टी की अभी उतनी जनाधार नहीं है कि वो 10 विधायक भी निकाल सके। पर्सनली बिहार की बात मैं कर रहा हूँ कि लोकसभा में 6 सांसद हैं, बट वो मोदी जी की देन है, मोदी जी की वजह, क्योंकि सीट ऐसी मांगी थी जहाँ पे भाजपा का कोर वोटर है और उसकी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसको ये पता था कि मेरे कम्युनिटी के लोग तो हैं, वो मुझे वोट कर ही रहे हैं और ये सीट भाजपा के वोटर हैं, तो उसको पता था कि ये 6 सीट में जीतूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये 6 सीट मोदी जी की वजह से चुनाव जीता है। वो उसके क्रेडिट पर उसने विधानसभा में बार्गेनिंग करी कि मुझे इतनी सीट चाहिए, 29 सीट चाहिए, 29 सीट मिली। मुझे पता है कि 29 सीट में मैं बता रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीट में कम से कम 6 से 8 सीट जीत पाएगी, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो भी मोदी जी के चुनाव में होने के बावजूद 6 से 8 से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहा हूँ। चिराग फेस अभी बनाए नहीं गए हैं, बट लोगों की उम्मीद है कि चिराग युवा नेता है। भाई मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अलायंस को ये याद करना चाहिए कि रामविलास पासवान की एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी। तो आप अलायंस को मजबूत करने से बेटर है आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करो, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी फैलाओ, इतनी मजबूत करो कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़े और अकेले दम पे सरकार बनाए। आप अपने एलाइज को मजबूत करते रहो, मतलब अपनी शाखाओं को मजबूत करो, उससे फर्क आपका नहीं पड़ना है। एलाइज कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, आपकी पार्टी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी का फेस ओपन नहीं किया है, बट बिहार में चिराग चेहरे को देखिए, एक यंग है, स्मार्ट है, तो कई बार लोग जो है ना ये कंट्रोवर्सी लोग फैलाई जाती है, जो मीडिया मैनेजमेंट टीम होती है ना, ये चीज़ें बताई जाती है कि ये मेरे युवा नेता है, ये युवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये चीज़ें उन लोगों के द्वारा ही फैलाई जाती है जो राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरे लोग चर्चा चलेंगे और हजारों वीडियो डालेंगे कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, जबकि उसको खुद भी पता है कि बिहार अभी मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ना वो बिहार के संचालन करने में क्षमता रखते हैं अभी, इतना मुझे पता है। क्योंकि देखिए उन लोगों को राजनीति विरासत में मिली है, क्या स्ट्रगल देखा उन्होंने? राजनीति में कोई स्ट्रगल उन्होंने नहीं देखा है। उनको गत सत्ता में से गोद में बैठे पिता ने दी और राजनीति ऐसे सौंप दी, चाहे वो चिराग हो चाहे वो तेजस्वी हो। उसको पॉलिटिक्स करनी तब आती जब साइकिल पे बैठ के गाँव गाँव घूमता, झंडा लेके 10 कार्यकर्ता जोड़ता, तो उसको समझ में आता कि पार्टी बनाई कैसे जाती, मेहनत कितनी होती। उसको तो सत्ता सौंप दी गई, सीधे सत्ता का हस्तांतरण किया गया सीधे सीधे, तो उसको लगता है कि बना बनाया है, जनाधार है, उससे चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बट मुख्यमंत्री आने वाले 20 सालों तक भी वो नहीं बन सकता अपने जनाधार पे। एनडीए अगर अलायंस के घोषणा में बना दी तो वो बात अलग है, मैं उसके जनाधार की बात कर रहा हूँ। अगर वो सत्ता में रहते हैं, एनडीए ने ऐलान किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल होगी। अगर वो मुख्यमंत्री बना तो वो कुछ नहीं करेगा, वो अपनी पार्टी को इतना मजबूत बना देगा कि नेक्स्ट टाइम वो खुद अपनी पार्टी पे चुनाव लड़के चुनाव जीत जाएगा, बता रहा हूँ। तो आपका मानना है कि लोकसभा चुनाव में उनकी जो सीटें आई हैं वो केवल मोदी फैक्टर? बिल्कुल मोदी फैक्टर की वजह से आई, क्योंकि वो जो सीटें हैं वहाँ पे कोर वोटर भाजपा का है, और जो वोट पार्टी इनके थे छिटपुट वो इनको मिल गए, तो ऑब्वियस बात है इनकी सीट निकल गई वहाँ से 6 की सीट। तो ये सोचते मेरा स्ट्राइक रेट नहीं है, मैं कहता हूँ वो सीट पे ना किसी भी को मोदी जी खड़ा कर देते ना, निर्दलीय कैंडिडेट को मोदी कहते मेरा समर्थन है, वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाता। अब भारतीय जनता पार्टी, आप पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तक कि इस नेतृत्व में दिमाग में बात क्यों नहीं आ रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत करो। आप अलायंस को मजबूत करने से बेटर है आप पार्टी को मजबूत करो, क्योंकि आपकी पार्टी जिस दिन 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 143 सीटें जो 122 सीटें खुद ले आएगी। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आप देख लो, अकेले चुनाव लड़ी थी ना, जो उम्मीद नहीं थी, आज तक इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई थी, महाराष्ट्र में आई। तो आप एक बार करके तो देखो, आप डरते क्यों हो? क्या होगा, अलायंस बाद में कर लेंगे, नहीं होगा अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास अगर सीटें 100 आ गई तो आप तो विनिंग पोजीशन में रहोगे ना हमेशा, क्योंकि आपके पास ही लोग आएंगे। भाई सत्ता बनानी था आपके पास, आप चाबी आपके पास है, तो आप बार्गेनिंग करोगे। तो आप एक बार फाइट करके देखो, बिहार खुला दरवाजा है आपके लिए, आप वहां कर सकते हो, और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सरकार बने, ये चीजें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, और शायद जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं वो भी इस बारे में जानकर काफ़ी सोचेंगे इस बारे में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो मेरा सवाल है वो अगेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ईस्ट चंपारण गए थे, मोतिहारी के साइड। वहाँ पे एक जगह पे जहाँ चीनी का काफ़ी काम होता है, गन्ने का काफ़ी काम होता है, गन्ने की खेती होती है बेसिकली, वहाँ पे उन्होंने चाय पीते हुए शायद ऐसी कुछ बात कही कि अगली बार आऊँगा तो यहीं की चाय पीऊँगा। और उस बात का मतलब ओवरऑल मतलब ये था कि वहाँ पे चीनी मिल बनने वाली है। बट लोकसभा चुनाव 2014 का हो गया, उसके बाद के और भी चुनाव हो गए,
2025 में आ चुके हैं हम, चीनी मिल अभी तक वहां पहुंची नहीं है। इस बात का पूरा मतलब जो है मेरे सवाल का वो ये है कि चुनाव के दौरान, आज से नहीं हमेशा से ही, अक्सर ऐसी बातें कही जाती है जिनमें से शायद कुछ % बातें तो पूरी की जाती है। अब वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि कौन सी पार्टी है। कुछ पार्टियां ज्यादा % ऑफ बातें पूरी कर पाती है, कुछ पार्टियां कम कर पाती है, बट उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो केवल चुनावी एक तरह से वादे बनकर रह जाते हैं, जुमले बन के रह जाते हैं, जो कहा जाता है सच नहीं हो पाता है। तो अगेन, जैसे मैंने पिछले सवाल में पूछा था, एज अ नॉर्मल जनता हम ये सोचते हैं कि शायद ये हमें वोट लेने के लिए बोला गया, बट एज अ पर्सन जो सिस्टम के अंदर है, आप हमें इसके बारे में बताइए कि क्या है ये, इसका रीजन। ये चुनाव में मोदी जी ने अगर ये बात कही थी, तो ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है चीनी मिल ना है, चीनी फैक्ट्री की जो है चीनी मिल ना लगे। मोदी चाहते हैं कि चीनी मिल वहाँ आए, लेकिन कहीं कहीं चीनी मिल लाना, सरकार जब आपकी बहुमत में होती है तो आप इंडिपेंडेंट फैसले लेते हैं। जब सरकार आपकी जो अलायंस में चल रही होती है, आप इंडिपेंडेंट फैसले नहीं ले सकते। मिल लगाना, कहते हैं घर बनाना आसान होता है, मतलब घर को तोड़ना इजी होता है। बंद हो गया, उसको दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए हमको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें, जमीनों का अधिग्रहण, सारा चीज दोबारा प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। कई बार जमीन में प्रॉब्लम आती, समस्या आती है, कई बार जो होता है कि मुआवजे में समस्या आती है, कई बार है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप करना है उसमें समस्या आती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आप अगला जो 5 साल आएगा ना, आप उसमें देखना कि वहाँ पे चीनी में गलती आपको दिखेगी। जहाँ तक मुझे अंदर की बात पता है कि ड्राफ्टिंग रेडी हो चुकी है, चीनी मिल बनाने की कैसे तैयारियां होंगी, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे चीजें होंगी। क्योंकि देखिए, हम कहीं अगर कोई बिजनेस खोलते हैं ना, तो पहले वहाँ का R&D करते हैं। हो सकता है वहां ना खोल के कहीं और उनका प्लान चल रहा हो खोलने का, क्योंकि R&D इसलिए करते हैं कि हमने यहाँ पर अगर दुकान खोली तो मुझे पता है जनसंख्या इतनी है, मैं दुकान चला सकता हूँ, नहीं चला सकता हूँ। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी देखी जाएगी, कहाँ पे खोला जाए, कनेक्टिविटी अच्छी हो, उसकी सारी चीजें अच्छी हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली गई है ऑन पेपर, बहुत सारी चीजें कर ली गई है। अब हो सकता है कि कभी आप सुनेंगे चुनाव के बाद कभी कि मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे चीनी मिल जो हम बैठाने का काम करने जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये चीज बिहार वासियों को सुनने को मिलेगी। और आप, मैं बोल रहा हूँ कि जो बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये आने वाले समय में बिहार की जनता को सुनने को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है कि वहाँ पे चीनी मिल फैक्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। अब जनता को ये सोचना है कि जनता इंडिपेंडेंट पावर कब देगी कि भाई वो खुल के फैसले ले सके। अगर वो कुछ फैसले लेते हैं तो अलायंस की गवर्नमेंट होती है, हो सकता है कुछ फैसले मोदी जी के अलायंस की गवर्नमेंट को पसंद ना है, वो वहीं पे ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये चीज नहीं चाहिए। तो जनता कहती है ये मोदी जी, अरे मोदी जी की सरकार गठबंधन की है, तो उनकी मजबूरियां ये है कि वो चीजों को चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो आप इतना पावर दो ना, जैसे योगी आदित्यनाथ को यूपी में पावर मिली, उनके सारी चीज हो तो रही है। तो बिहार की जनता को एक बार इस पर विचार करने की जरूरत है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दे के देखो, उसके बाद देखो कि आपके लिए कितना विकास होता है। ये चीनी मिल बहुत छोटी चीज है, इतने फैक्ट्रीज, इतने कंपनीज आएंगे नहीं कि कभी कि बिहार वासी सपने में नहीं सोचा होगा। जहां तक बात रही चीनी मिल की, तो बहुत जल्दी बिहार वासियों को खुशखबरी मिलेगी चीनी मिल की, क्योंकि बहुत सारी चीज कंप्लीट कर ली गई है। अनाउंसमेंट हो सकता है, आप देखोगे चुनाव के रिजल्ट आने के 5 से 6 महीने के अंदर आप देखोगे चीनी मिल की घोषणा होगी। मैं अपने ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस आंसर सर। मेरा अगला सवाल, अगेन बिहार इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, सारे जितने भी मुझे सोशल मीडिया पे जितने भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स मिले, मैंने सब उठा लिए, क्योंकि मैं उनके बारे में आपका रियल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती थी। तो अगली बात जो है वो अगेन ये है, बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 17% है, हिंदू पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 80% है। अब कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो केवल मुस्लिम अपीजमेंट में लगी रहती हैं, बट अगर एक तरफा मुस्लिम वोटिंग उनको मिल भी जाती है, पर बाकी के जो रिलीजन्स हैं, बाकी के जो लोग हैं, अगर वो एक तरफा वोटिंग ऑपोजिशन को कर दे तो वो हार जाएंगे। तो ऐसे में ये जो पूरा गेम प्लान होता है उन पार्टीज का, ये तो हारने के लिए हो गया। तो क्या वो खुद से गलती कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी, क्योंकि बिहार चुनाव में देखने को मिलता है कि कभी एक बार ये पार्टी आ रही है, एक बार दूसरी पार्टी आ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई सारी पार्टियों की मिली भगत है कि एक बार तुम सत्ता में आ जाओ, एक बार मैं आ जाऊं। तो आपके हिसाब से आप मुझे बताइए कि क्या सच है इसमें? देखिए, किसी पार्टी की मिलीभगत ये नहीं थी कि तुम आ जाओ, क्योंकि सत्ता बहुत गंदी चीज है और सत्ता पे जो एक बार बैठता है ना, वो उतरने का नाम नहीं लेता है। अगर एक बार गद्दी मिल गई ना, तो गद्दी कोई भी नहीं छोड़ना चाहे। दूसरी चीज की जहाँ तक बात रही कि कई लोग मुसलमान जहाँ संख्यक है उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हिंदू को अपोज कर देते हैं। देखिए, वहाँ पे फैक्टर्स देखे जाते हैं। सपोज आरजेडी है, तो आरजेडी को पता है कि जहाँ पे यादव बहुल क्षेत्र है, उनको पता है कि यादव मुसलमान की संख्या इतनी है कि हमें विधानसभा चुनाव निकाल सकती है। वहाँ पे हिंदू इतनी संख्या में नहीं कि चुनाव निकाल सकते हैं। तो वो एंटी हिंदू बातें करेंगे, मुसलमानों को खुश करने की बातें। उनको पता है कि हिंदू अगर 10,000 वोट दे रहा है और 30,000 मुसलमानों का वोट है और 20,000 यादवों का, 50,000 वोट उसको पता है फिक्स मिलने हैं, 20,000 यादवों के उसको फिक्स मिल रहे हैं।
30,000 वोट उसको मुसलमानों को चाहिए, तो कैसे मुसलमानों के वोट उसको कैसे मिलेंगे? जब तक हम मुसलमानों को पुश करने की बातें नहीं करेंगे, उनके फेवर की बातें नहीं करेंगे, तो वोट कैसे मिलेंगे? तो उसको पता है 10,000 हिंदू के वोट कटवाने उनको मंजूर है, कट जाए चलेंगे, उनके अपोज की बातें करेंगे तभी तो उनको 20,000 के वोट मिलेंगे ना। तो ये कंट्रोवर्शियल चीजें बनाई जाती है, उनको पता है कि वोट छिटपुट हर कम्युनिटी के, हर जाति के वोट अलग अलग बटे होते हैं, और एक जगह वोट किसी का एक जगह होता है कि भाई 100 विधानसभा हिंदू ही है, तो फिर ये पार्टियां ऐसे राजनीति ही नहीं कर पाती। उनको पता है एक बार हिंदू वोट करेगा, मैं तो वोट मिलना नहीं है, तो वो रैली तक नहीं करती उस जगह पे। वैसे जगह रैलियां भी लोग नहीं कर पाते। तो ये चीजें, ये कहीं सत्य नहीं है। ये है कि कोई भी पार्टी अगर किसी का अपोज करती है, पता है कि मेरा जनाधार जो है, उनका फैक्टर्स होते हैं, कम्युनिटी जो कास्ट फैक्टर देखे जाते हैं, वो उस जगह पे पॉसिबल नहीं कि यहाँ पे ये चीज ऐसी हो, यहाँ पे वो चीज ऐसी हो। वो अपनी कास्ट देखते हैं कि मेरी कम्युनिटी में इतने कास्ट ऐसे हैं, इतने कास्ट ऐसे हैं, इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। एक और चीज़ आजकल आए दिन देखने या सुनने को मिलती है कि अगर किसी ने सरकार, ये मैं स्पेशली किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के बारे में, जो भी सत्ताधारी पार्टी है या जो सरकार है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को कई बार ऐसा कुछ लोगों को मानना है सोशल मीडिया पे कि उन्हें देशद्रोही करार कर दिया जाता है। ये चीज़ कहाँ तक सही है? लोगों की ये मानसिकता कहाँ तक सही है? और दूसरी बात, सरकार के खिलाफ सवाल उठाना, उसका क्या एक कोई तरीका होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली किसी भी तरीके से चीजें बोल रहे हो तो वो सच है या सही है? क्योंकि कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि लोगों के बोलने का तरीका बहुत ही अलग है, या शायद डेरोगेटरी है, मैं कह सकती हूँ, देश के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो ये सारी चीजें कहाँ तक ठीक है, या इनमें आपका क्या मत है? देखिए, कोई भी चीज कहते हैं लोग कि सरकार खिलाफ काम कर रही है, सरकार कभी किसी के खिलाफ काम नहीं करती है। जो इस गवर्नमेंट को मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, इस गवर्नमेंट का ये है कि ये तथ्य पे बात करती है, ये हवा में बात करना बिलीव नहीं करती कि आप अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो ये आपको जवाब देगी, ये आपको जवाब देगी। जो मतलब जितने मीडिया पर्सन हैं यहाँ पे, जितने भी कम्युनिटी में जितने मीडिया पर्सन बड़े बड़े लोग हैं, तो मेरा ये मानना है ना कि ये मीडिया लोग कहते हैं मीडिया गोदी मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया बिकी नहीं हुई है। जिस कहते हैं सरकार के इशारे पे नहीं चलाती है सरकार, इनके साथ सिर्फ इतनी इन दोनों की तालमेल है कि मीडिया में जो चीज़ दिखाई जा रही होती है कि ऐसा हो गया, सरकार अपना पक्ष रखती है कि जो आप मीडिया में दिखा रहे हो ये चीज़ ऐसी नहीं है, मैं आपको एविडेंस देता हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को दिखाइए। तो वो कहते हैं गोदी मीडिया नहीं है, वो चीज़ें सही दिखाते हैं, सरकार को एविडेंस देता है। सपोज करो अनन्या, आपसे मैं बोलता हूँ कि अनन्या 10th पास नहीं है, तो अनन्या करेगी, अब मैं मीडिया में चला रहा हूँ, अनन्या 10th पास नहीं है, इसका मैं पूरा वो चला रहा हूँ, कॉन्ट्रोवर्सी चला रहा हूँ, तो अनन्या इस चीज का प्रमाण देगी, नहीं सर मैं 10th पास हूँ, मैं 10th पास हूँ, आप इसको तो चलाओ ना। तो अनन्या क्या मुझे देगी? एविडेंस देगी कि हाँ सर। अब अनन्या के सपोर्ट में जब वही मीडिया वाले जब अनन्या के सपोर्ट में बात करेंगे और अनन्या पावरफुल है, तो अब इसी बात को लगे कि अनन्या ने इसको डरा दिया होगा, जबकि अनन्या अपने एविडेंस दी है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये रोल नंबर है, ये मैं पास आउट हूँ, मैं 10th पास हूँ, इसका एविडेंस दिया मैंने आपको। तो गवर्नमेंट आज के टाइम पे यही करती है कि हर चीज को, तथ्य को मीडिया के सामने रख देती है। जैसे कई बार देखते हो कि ये इसमें धांधली हुई, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, मीडिया कहती है गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, नेक्स्ट डे आप देखते हो गवर्नमेंट के पास मीडिया का डेटा आ जाता है। कहाँ से आता है डेटा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि भाई आप कल दिखा रहे थे ना, ये चीज ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, आप ये दिखाओ। तो ये नहीं कहते आप दिखाओ, क्योंकि दिखाना वही है, तथ्य दिखाओ ना, सच दिखा दो आप कम से कम। तो गवर्नमेंट सच प्रोवाइड करती है, मीडिया दिखा रही है, तो लोगों को लगता है कि गोदी मीडिया थी। मीडिया कभी भी गोदी नहीं थी। बस आज भी अंजना कश्यप, कल भी सम्राट चौधरी से डुबकिया लियाकत ने जो क्वेश्चन पूछा, आप देखो ऑब्वियस बात लगा, अपोज क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लोग क्या सम्राट चौधरी का अपोज क्वेश्चन, सम्राट कोई विरोधी नहीं है। मीडिया का सवाल पूछना, वो सवाल पूछ सकती है। आप बताओ कितने मीडिया वालों पे एक्शन हुए? रवीश कुमार का नाम आपने सुना है? बिल्कुल। वो इतने साल से जेल गया क्या भैया? ध्रुव जेल गया अभी तक? आप सोशल मीडिया पे देख लो इन लोगों का, रवीश कुमार का, चौरसिया का, जिन लोग आप देखोगे इंटरव्यू, कैसे इन लोग के इंटरव्यू होते हैं। एंटी गवर्नमेंट, आप कोई भी बंदा आंख बंद कर सकता है एंटी गवर्नमेंट। तो अगर आप कर रहे हो एंटी गवर्नमेंट सपोर्ट आप कर रहे हो, और जो लोग जो देख रहे हैं अपनी आंखों से कि ये सच हो रहा है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हमने कहा सही किया, गलत किया, जनता करी सही किया, 80% कम्युनिटी करी सही किया, 20% लोग करे ऐसे गलत किया, इंटरनेट क्यों बंद कर दिया। आपको क्या लगता है कि जो 20% लोग सही हो सकते हैं, 80% लोग सही हो सकते हैं? मेजॉरिटी। आप ऑब्वियस आता है कि 20% लोग गधे हो सकते हैं, 80% गधे नहीं हो सकते। 20% में से 20% और निकाल दो, चलो 20% हमारे भी गधे हैं, 60% तो गधे नहीं है ना। तो यही चीजें होती है कि गोली कहता है कि मीडिया को दबाया जाता है। आप देखो, सपोज कल किसने राष्ट्र विरोधी भाषण वो कर दिया, अब हमने आवाज उठा दी, उस पर कार्रवाई होगी, तो कहा कि हमारे कम्युनिटी टारगेट, तुमने आवाज क्यों उठाई? राष्ट्र में रहकर, जिस राष्ट्र में थे आप उसका विरोध करोगे? आप उसके टुकड़े रहने के नारे लगाओगे? आप अपने घर के टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप राष्ट्र के टुकड़े करने की बात कैसे करते हो? आप एंटी चीजें, यहाँ तो कम नियम है, आप सऊदी अरब, विदेश में कहीं फॉरेन में चले जाओ, उसके एंटी आप कोई भी कंट्री का काम करके देख लो, आपको पता लग जाएगा आपकी औकात कितनी है। वहाँ सबसे पहले राष्ट्र होता है,
और राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। और यहाँ तो इतनी आजादी मिली है कि लोग प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं, उनकी माँ बहन की गालियां बकते हैं। यहाँ इतनी आजादी है। अब लोग को क्या चाहिए? आजादी के नाम। आप सोचो ना, लोग कह रहे हैं अगर तुम्हें डर होता कि मोदी गवर्नमेंट बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है, तो तुम ट्विटर पर लिख ही नहीं पाते। तुम्हें तो डर होता ना कि भाई एक्शन होगा, तो तुम लिख क्यों रहे हो फिर? तुम्हें डर पता है कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ बस। तो कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है, दिखाई जाती है, बट अगर कंट्रोवर्सी करने वाले को लगता है कि हाँ एक्शन लिया जा रहा है, तो फिर भाई एक्शन लिया तो आप बैठे क्यों? आप लिख कैसे रहे हो? आप पे क्यों नहीं होगा एक्शन? मैं कहता हूँ मेरे खिलाफ जो मैंने एक्शन लिया था, बताया कि प्रशासन गलत था, मेरे खिलाफ कहाँ गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया? मैं तो गवर्नमेंट को गलत बताई, बताया, मैंने बोला कि हाँ सरकार को एक्शन, कहाँ मेरे खिलाफ एक्शन हो गया? गलत बोलोगे आप, अगर राष्ट्र विरोधी, राज्य विरोधी गतिविधि करोगे, धर्म के खिलाफ बातें करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, आप सपोज करो कि 100 लोग हैं और 10 लोग हैं, आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि 10 लोग मरेंगे या तो 60 लोग मरेंगे, आप क्या पसंद करो मरना? और मरना ही है, तो आप क्या करोगे? 10 लोग को गंवाना पसंद करो, 80 लोग गंवाना पसंद करोगे? आप तो एक हो नहीं, मुझे 60 लोग बचाने, 10 लोग बुलाने दो। तो गवर्नमेंट ही देख रही है कि मेजोरिटी में जो चीजें हैं उनकी भावनाएं हाथ हो रही है, तो हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा भाई आप पे। अगर आप ऐसा काम क्यों करो कि 80 लोग आप टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हो, तो आप सोचते हो आप बचे रहोगे? 80 लोग को जो टॉर्चरमेंट है, जो हैरेसमेंट है, उसका रिप्लाई तो आपको मिलेगा ना। तो 80 लोग तो तलवार आपकी तरह निकाल नहीं सकते हैं, वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। जब पे कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, तो आप चिल्लाते हो कि सरकार एक्शन ले रही है। तो बस चीजें ऐसी ही है, बाद में कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है। सरकार सब पे कार्रवाई बराबर करती है, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरा यही मत है। सर, आज आपसे इतनी सारी जो हमारी बातचीत हुई है, इसमें बहुत सारी क्लैरिटी मुझे मिली है। जैसे मैंने पहले बताया था कि बिहार से रिलेटेड, बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड मेरी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, बट और ऐसे ही हमारे ऑडियंस में भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन आपने बहुत सारी क्लैरिटी दी है। और मैंने एक्चुअली आपसे बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर बात करी, और आपने सब चीज़ों के ऊपर हमें बहुत डिटेल से बताया। में से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी खुद का कुछ करने के लिए, घर से बाहर निकलकर एक्शन लेने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो आई एम रियली होपिंग कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड आई थिंक आपको पसंद आएगा। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो का कौन सा हिस्सा या कौन सा पॉइंट, कौन सा फैक्ट, सर की कही हुई कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, या सबसे ज़्यादा आपको उस बात ने मोटिवेट किया। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।